एमपी, बीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ये पार्ट 2 सेकेंड लेक्चर क्या ले। फर्स्ट पार्ट में स्पेसिफिकली पी ब्लॉक डील हुआ था और वहां पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलवाइड हर तरह के एलिमेंट्स थे। हमने उसमें 8A ग्रुप 12th के एनसीईआरटी वाले पार्ट से पकड़ा था, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया था 8A का। फिर उसके बाद 7A हेलोजेंस भी डिस्कस हुआ था, फिर 5A निकोजेंस भी डिस्कस हुआ था थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में ऑक्सीजन वाले ग्रुप में बहुत ज्यादा आपके करने के लिए कुछ चीजें नहीं है, लेकिन इन जनरल थोड़ा सा कर सकते हैं उसमें। और फिर हम लोग 4A 3A पर पहुंच के वापस एस ब्लॉक तरफ। तो आ जाइए थर्ड 6A, क्या बोलते हो इसको? कैंकोजेंस। अब अगर यहां पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ऐसे लिखा जाए तो ये तो गैसियस एलिमेंट है, लेकिन सल्फर हमने आपको पढ़ा है S6 से S20 में रहता, तो कैसा सॉलिड होगा ये? मॉलिक्यूलर ना, आप समझ पा रहे होंगे। S6 से S20 के फॉर्म में है ये, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये। लेकिन वही नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे आपका क्या होते जाएगा, ये सॉरी कोवेलेंट सॉलिड। और पोलोनियम आते आते आपका मेटेलिक। तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं अब कि इसलिए मेल्टिंग पॉइंट यदि बात की जाए तो ऑक्सीजन से ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सल्फर का, और सल्फर से ज्यादा सेलेनियम का। बाकी पूरा कंप्लीट ऑर्डर डिस्कस ना किया जाए, ठीक है, सिलेबस के अंदर रहा जाए ज्यादा बेहतर है। ज्यादा कोई जानना चाहते हैं तो जानिए, इस बार सेलेनियम से ज्यादा होता है टेल्यूरियम का, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ज्यादा उधर जाना नहीं। तो ये हमने 6A ग्रुप में किया। 5A ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ था, तो 5A में जाने की जरूरत है नहीं। 4A ग्रुप, कार्बन फैमिली जब आप लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब ये दोनों आपका मेटेलिक सॉलिड है, क्लियर। जो आपका सीसीपी स्ट्रक्चर के साथ आपने पढ़ा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ है, आपने पढ़ा हुआ है। डायमंड क्यूबिक इसका नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर है। और ये तीनों अब जो सॉलिड है, कैसे सॉलिड है? तीनों के तीनों आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स। तो जितना छोटा एटम उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होएगा, ऊपर जाने पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर जाने पर आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन टिन लेड में लेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टिन। एक्चुअली लेड के पास F14 पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है, F14 पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है, जिससे मेटेलिक बॉन्ड थोड़ी अच्छी हुई है। इसकी वजह से थोड़ी सी मेटेलिक बॉन्ड अच्छी हुई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है साथ में, ये बात भी है, लेड और टिन में लेड का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट टिन से, ये इंपॉर्टेंट भी है। कुल मिला के ऊपर और काफी तेज रफ्तार से मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऊपर काफी लार्जली मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, हमने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिंपली मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ होते हैं, डी ब्लॉक में नीचे की तरफ, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप। लेकिन पी ब्लॉक में आप 8A ग्रुप में जब देख रहे हैं तो वो तो वेंडरवाल फोर्स बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं वहां, मतलब एटम्स हैं, तो वहां पे आप ऊपर की तरफ नहीं, मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर आ रहा है। आप जब 7A में जा रहे हैं तो वहां भी वेंडरवाल फोर्स बेस्ड है, तो वहां भी मॉलिक्यूलर वेट बेस्ड आ रहा है आपका रिजल्ट। आप जब 6A में जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर
वेट पर बेस्ड था नीचे, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा था, तो आपका एमपीबीपी का बढ़ना तय है नीचे, लेकिन धीरे धीरे कोवेलेंट हो रहा था। लेकिन 4A में जब आप जाते हैं तो 4A में सब कोवेलेंट ही ऊपर, नीचे मेटालिक है तो मेटालिक सॉलिड से तो कोवेलेंट सॉलिड का ज्यादा होता, आपने पढ़ा हुआ है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब इसमें भी ऊपर जाने पर एटम छोटा होगा, तो जितना छोटा होगा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, सब एटम्स पैक्ड होगा जितना छोटा होता है, तो ओवरऑल आपका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर जाएगा। टिन लेड में लेड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ठीक है, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग के कारण, शील्डिंग पुअर होने से F14 आ गया इस वजह से। अगर मैं आऊं पेज नंबर ये 1 था हमारा, पेज नंबर 2 ध्यान से, अगर 3A ग्रुप डिस्कस हो जाए, 5, अच्छे से देख लें आप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सही है। बोरॉन कैसा सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। अब बेटा एल्यूमिनियम, सर मेटालिक सॉलिड। नीचे सब मेटल्स ही हैं, सब मेटालिक सॉलिड्स ही होंगे, अच्छे से देखिए। तो पॉइंट ये है कि कोवेलेंट सॉलिड का तो ऐसे ही ज्यादा, अब ऊपर जाने पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा फाइनली, सही से देखेंगे आप अच्छे से, प्लीज प्लीज प्लीज, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कोवेलेंट सॉलिड है तो मेटालिक से ज्यादा। एल्यूमिनियम का हमने पढ़ाया भी था, आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद रखना है, सीसीपी, एफसीसी, एफसीसी, सीसीपी, अगर याद हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। ध्यान से थैलियम को फिर से देखिए, लेड की तरह क्या इसमें भी 4F14 पोरिंग ऑफ शील्डिंग है ना, आपने तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, इसमें भी पोरिंग ऑफ शील्डिंग है, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ेगा। और गैलियम को आपको शायद याद हो, ये एक लो मेल्टिंग सॉलिड है, क्या है सर ये, एक बार फिर से रिपीट करें, इसकी बॉन्डिंग स्पेसिफिकली पढ़नी होगी आपको, आगे चल करके मैं दिखाऊंगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं उस चीज को। पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स लो मेल्टिंग सॉलिड्स में आते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, और इत्तफाकन ये तीनों मेटल्स हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम, इतना कम कि मुट्ठी में डाल के अगर बंद कर लेना तो वो मेल्ट हो जाए आपके हाथों की गर्माहट से, आपके बॉडी टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इन तीनों का। 3 एलिमेंट है, कौन कौन, 1A का सबसे निचला, हाँ जी, फ्रांसियम, हमने पढ़ाया भी है पीछे, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स। जस्ट ऊपर का सीजियम 1.5 जोड़ दो, और एक 3A से गैलियम, फिर 1.5 जोड़ दो, अप्रोक्स सब हो रहा है। ये तीनों लो मेल्टिंग सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, देख रहे हो रूम टेम्परेचर के आसपास है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका फाइनली 3A ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आया सर, सबसे ज्यादा बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद, क्योंकि गैलियम तो सबसे कम हो जाएगा लो मेल्टिंग सॉलिड होने के कारण, तो एल्यूमिनियम के बाद क्या है बेटा, इंडियम नहीं थैलियम, क्योंकि 4F14 फैक्टर है इसके पास, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ा है। और थैलियम के बाद कौन, इंडियम, और सबसे पीछे गैलियम, लो मेल्टिंग सॉलिड। आप जब अपनी 11th की एनसीईआरटी को पलटेंगे तो आपको 3A ग्रुप के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, दर्शन होगा, मुलाकातें होंगी। अलग बात है कि लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है उसको,
ठीक है, तो बड़ा मजेदार था। एक बार मैं फाइनली पी ब्लॉक का एक जगह मैं लिखता हूं। चलो पहले एस ब्लॉक डिस्कस कर देता हूं, फिर पी ब्लॉक को एक साथ, एस और पी ब्लॉक को फिर एक साथ लिख दूंगा नेक्स्ट पेज में। आज नंबर 5 6 1A एल्कली मेटल्स। आइए धीरे 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 आप डेप्थ में उतरते जाएंगे, एकदम धीरे धीरे आप डेप्थ में उतरेंगे। जब आप 1A एल्कली मेटल को डिस्कस करें, आपने क्या पढ़ा है? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपने पहले ही डिस्कस कर ली है कि एस ब्लॉक वर्सेज डी ब्लॉक। क्या आपने डिस्कस किया है? ऊपर जाने पर आपका मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ता है साइज छोटा होने की वजह से। लेकिन क्या पढ़ा था बेटा आपने कि डी ब्लॉक में साइज का चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपको मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी डील करनी होती है तो किससे? याद करो, किससे? पुअरिंग ऑफ शील्डिंग से। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ड्यू टू पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, डाउन द ग्रुप जाने पर आपका मेटेलिक बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो कुल मिला के इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अपवर्ड था ना, एमपीबीपी वगैरह अपवर्ड, और इसमें एमपी इंक्रीजेस डाउनवर्ड। ये तो पढ़ा हुआ था हमने ऐसे ही रिपीट कर दिया फिर से। अब आ जाओ तो किधर की ओर? सर बहुत क्लियर है, अप द ग्रुप। क्या? एमपी, बीपी एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है? लेकिन अब यहां झोल है बहुत बड़ा, एक झोल आप समझते हैं, हा? लफड़े, बहुत बड़ा एक लफड़ा है, दांव पेच आप बोल। क्या है? कुछ गलत नहीं है, हड़बड़ाए नहीं। लफड़ा ये है बेटा कि एमपी, बीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन टर्म को पहले डिफरेंशिएट कर लो। आपने पढ़ा है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी से तीनों में से किस चीज को मतलब है, लेना देना। ठीक है, आपने पढ़ा है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड कहां पे पढ़ा है? सर इन सॉलिड मेटल क्रिस्टल। तो इससे किस किस प्रॉपर्टी को लेना देना है? एमपी को लेना देना है, क्योंकि जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एमपी होता है सॉलिड एटम्स को, सॉलिड जो बॉन्डेड फेज है एटम्स का, सॉलिड एलिमेंट्स का, उसको मेल्ट करना है। तो आपको मेटेलिक बॉन्ड को कमजोर करना है, तोड़ना है। सॉलिड फेज में ही मेटेलिक बॉन्ड आपने पढ़ा। लेकिन बीपी को इससे लेना देना उतना नहीं है। क्यों है? मतलब उतना नहीं है, वजह आपने सॉलिड फेज में बॉन्डिंग पढ़ा है, बीपी को लेना देना है लिक्विड फेज के बॉन्डिंग से। समझे बात को? रिलेटिवली इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को थोड़ा सा लेना देना है, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें भी सॉलिड से आप उसको गैस में ले जाते हैं। एटोमाइजेशन प्रोसेस तब बोलते हैं, तब आपका एटम में कन्वर्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत उलझा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। लोग इन सब चीजों पर चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं। आप क्लियर करें चीजों को, ठीक है? तो मैंने बोला कि एमपी, बीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
इन तीनों में से आप क्या बोलेंगे, इसको सबसे ज्यादा मोस्ट कंसर्न, ये वाला हमारा मोस्ट कंसर्न है किससे, मेटेलिक बॉन्डिंग से। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग सॉलिड फेज में। सर इसको एक बार समझाया जाए अच्छे से, इस चीज में थोड़ा सा लफड़ा है और आप खुद भी कह रहे हैं सर फंसी हुई चीजें हैं, तो इसको कैसे क्लियर करें हम लोग। आ जाइए मैं क्लियर करता हूं अगले पेज पे। ये सब झंझट को सुलझाना है बेटा, सुलझाना है, लेकिन वीडियो से इसके लिए भागना नहीं है, बने रहना है। आ जाइए, ये नोट वाला पेज है, यहां से घेर के मैं नोट में चीजों को लिखने जा आराम से। आपका सॉलिड है, आपका लिक्विड है और आपका गैस है, तीन फेज है। बिल्कुल सर, आप तीनों फेज में ये देखिए, सॉलिड से लिक्विड आने पर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, फ्यूजन या लिक्विफिकेशन। लिक्विड को गैस में ले जाने वाले प्रोसेस को हमने पढ़ाया भी है पीछे, इवेपोरेशन। और डायरेक्टली सॉलिड को गैस में ले जाने वाले प्रोसेस को सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्लियर है? वही रिवर्स प्रोसेस, गैस जब जाएगा सॉलिड में तब आप बोलते हैं क्या उसको, कंडेंसेशन। चलो अभी एक एरो लगाता हूं सिंगल डायरेक्शन का, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में ले जाते हो तो सॉलिडिफिकेशन। एनीवे देखो, सॉलिड से ज्यादा एनर्जी लिक्विड से ज्यादा एनर्जी गैस का है, तो अगर ये कन्वर्जन होगा, कौन कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस, अगर ये कन्वर्जन हुआ तो इस कन्वर्जन में आपको एनर्जी देनी होगी। इंथैल्पी चेंज जो होगा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इंडोथर्मिक। ये अपने आप प्रोसेस नहीं होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि हमने बाहर से एनर्जी देनी है, क्लियर है, तब हमारा होता है। अच्छे से बने रहे। अब जैसे हमारा मेटल है, नाउ क्लियर करते जाए अच्छे से, ये तो हमने प्रोसेस समझाया। अब हमारा मान लो मेटल का सॉलिड क्रिस्टल है, सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल है मान लो कोई, अच्छे से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम मेटल ले लिया। तो अभी एटम कैसे बॉन्डेड है इसमें, सर ये कहां कुछ है, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है सर। सर इसमें बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन से एकदम कंप्लीटली ये बॉन्डेड है ना। आप जानते भी ये बीसीसी स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ बहुत बार डिस्कस हुआ है। हमारा ये मेटल एटम अभी फिक्स है, फिक्स पोजीशन पे, अभी ये सॉलिड है। आप क्या करते हैं, इसको सब्लिमेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं, सब्लिमेशन। अब ये हमारा गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, सब्लिमेशन डायरेक्ट। तो अब ये हमारा गैस में जाएगा, गैस में जाएगा तो कैसा होगा, क्या ये पूरा सिस्टम उठ के उड़ जाएगा, जैसे बॉन्डेड सॉलिड में था क्या ऐसे ही रहेगा गैस फेज में बॉन्डेड, बिल्कुल नहीं होगा। क्या वहां पे ये आइसोलेट हो जाएगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। नहीं समझे? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, एकदम ऐसा हो जाएगा, एन गैसियस एटम्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो जिसका था सब ले लेकर के सब एटम अलग अलग हो जाएगा गैस में। क्लियर हुआ? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब आइसोलेटेड हो जाएगा, एकदम अलग अलग, ना मुझे तुमसे कुछ लेना ना तुम्हें मुझसे कुछ देना, सब अलग अलग हो जाएगा। क्लियर, समझ गए आप? आप अगर इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए देखें भी तो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इंथैल्पी ऑफ
ध्यान से, इस प्रोसेस को चूंकि सब्लिमेशन बोला तो आपने इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल दिया। ये 100, ध्यान से सुनेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 108 किलोजूल पर मोल है। कितना है ये वैल्यू? 108 किलोजूल पर मोल सोडियम के लिए। प्रैक्टिकल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो काफी कम है, 100 एंड ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब आ जाइए, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, इस प्रोसेस से आपका एटम्स मिला है। सर क्या बोला आपने? एक बार फिर रिपीट करो। मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने बोला कि इस प्रोसेस से, इस कन्वर्जन प्रोसेस से चूंकि आपका एटम मिला है, प्रोसेस रिजल्ट्स ऑब्टेनिंग ऑफ एटम्स। क्या मिला है? एटम्स। इसीलिए जो डेल्टा एच आपने दिया है उसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहा जाएगा। बेटा अच्छे से, अच्छे टीचर का क्लियर नहीं होता सब्लिमेशन और एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, अच्छे टीचर का क्लियर नहीं होता है। इसलिए मैं बोलूंगा बहुत सिंसियरिटी से वीडियो को देखें, समझें, कुछ डाउट होता है तो रिएक्ट करें प्लीज। आ जाए। तो हमने बोला चूंकि ये प्रोसेस से रिजल्ट एटम्स निकलता है, तो जिस प्रोसेस से एटम का एटम मिले, जिस कन्वर्जन प्रोसेस से आइसोलेटेड एटम्स, तो उसमें लगने वाले इंथैल्पी को आप इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं। पर मोल सब पर मोल की बातें होती है, तो आप इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकते हैं इसको। अभी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन हमने इस चीज को इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोला है। क्या बोला? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी। हमने इस चीज को इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोला है। तो कहानी यह हो रही है कि सोडियम सॉलिड को जब सोडियम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एक ही है। क्या बोला हमने? हमने बोला देयरफॉर यहां पे जब आप मेटल के सॉलिड क्रिस्टल को कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल के गैस में, आइसोलेटेड एटम्स बन गया ये, तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है आप इसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, या आप इसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। सब्लिमेशन क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड को अल्टीमेटली आपने किस में कन्वर्ट किया? गैस में। तो प्रोसेस इज सब्लिमेशन, तो इन्वॉल्व्ड इंथैल्पी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्लिमेशन इंथैल्पी क्यों कहा? क्योंकि आप सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, तो इंथैल्पी इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और आपने एटोमाइजेशन प्रोसेस को क्यों कहा? क्योंकि इस प्रोसेस से आपका आइसोलेटेड एटम्स आ रहा है, तो हमने एटोमाइजेशन कहा। तो जो पर मोल एटम लाने में एनर्जी हमने खर्च करी, हम उसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कह रहे हैं। तो संयोग से दोनों चीजें इस तरह से एक ही हुई। समझ रहे हैं? गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। क्लियर है? तो चलो, अब आप नहीं अगर जानते हैं कि शक्तिमान कौन है, क्योंकि हमारे समय में तो भाई सुपर हीरो शक्तिमान थे, अब आपके समय में सुपर हीरो स्पाइडरमैन हो गए हैं, तो हाँ टाइम तो बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा शक्तिमान देसी था, स्पाइडरमैन देसी नहीं है। तो देसी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हा? ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आइए, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एक ही चीजें हुई। इसका मतलब सर क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
ही इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। आपने सर इसका मतलब यही बोला कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। सर आपने यही बोल दिया। नहीं बेटा, गंगाधर शक्तिमान जो है ना वो टीवी सीरियल्स में अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री में नहीं। आ जाइए, हमने ये नहीं बोला, हमने मेटल के केस में बोला। अब ये क्या लफड़ा है, इसीलिए मैंने बोला कि अच्छे अच्छे टीचर्स का क्लियर नहीं होता, क्लियर करो। अब ये क्या लफड़ा है, कॉन्सेप्ट को समझो। दोनों संयोग से क्यों सेम हो गए? क्योंकि सब्लिमेशन से भी एटम ही आया, गैस बनने के दौरान भी एटम ही आया। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों एक चीज मेटल के केस में क्यों हुए? क्योंकि जब हमने सब्लिमेशन किया, सब्लिमेशन इंथैल्पी दिया, ठीक है, तो हमारा मेटल एटम जो मेटेलिक बॉन्ड में बंधा हुआ था सब टूट टूट के फ्री होकर के सब आइसोलेट कर गया, गैस बन गया। तो गैस बना और उसी वक्त एटम भी मिल गया। तो एक मोल एटम लाने में लगने वाली एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट 1 मोल ऑफ एटम्स। तो एक मोल एटम पहले मेटालिक बॉन्ड में बंधा हुआ था, वो एक मोल एटम्स लाने में जो लगा वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और सब्लिमेशन किसको बोलोगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस टू इट्स गैसियस फॉर्म। अच्छे से देखिएगा, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो चीजें एक ही हो गई कि 1 मोल एटम बंधा था मेटेलिक बॉन्डिंग से, हमने उसको गैस में कन्वर्ट किया तो 1 ही मोल एटम आया। और 1 मोल एटम आने में, टू गेट 1 मोल एटम आने में जो एनर्जी आपने दिया उसको इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और 1 मोल सॉलिड को आपने तो मतलब गैस में पहुंचाने में जो एनर्जी दिया इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसीलिए दोनों सेम हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे को पता है 4 बार बोल रहा हूं अभी, आराम से फिर रिपीट कर रहा हूं। जो आपका मेटल एटम बंधा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, बार बार, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन नहीं है। जो आपकी भाव भंगिमा, चेहरे के तनाव और यहां पर जो ये क्या होते हैं वो रिंकल्स वगैरह आप लोग बोलते हैं, ये सब देख करके एक्सप्रेशन पता लगाए तो मुंह लटकाए हुए हो तो समझ में आ जाता कि यार मुंह लटका रहा है बच्चा हमारा, तो इसका मतलब है उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ये ऑनलाइन है, यहां आप हमारी भाव भंगिमाएं देख सकते हैं, हम आपकी नहीं देख सकते। तो चलिए आइए, हमारी तो जिंदगी यहां सामने में लगी हुई है, कैमरा है, हा? इसी में हम आपको झांकते हैं। आप इसमें कहां है हम ढूंढते रहते हैं, आप कभी मिलते नहीं है, लेकिन करें क्या? आ जाइए। हमने बोला दोनों प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लें। सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड को ले जाना है गैस में, तो 1 मोल सॉलिड का सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, एटम, आयन जो भी है, उसको गैस में पहुंचाना है। 1 मोल को गैस में पहुंचाना है, 1 मोल लाना नहीं है, 1 मोल सॉलिड को गैस में पहुंचाना है, तो वो हुआ सब्लिमेशन इंथैल्पी। लेकिन कोई चीज 1 मोल लाया जाए, एटम, अगर एटम इस बार सब्सटेंस नहीं, एटम, तो हम इस प्रोसेस में जो आपने वहां से यहां एनर्जी दिया है उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो संजोग से 1 मोल एटम अगर बंधा है तो 1 मोल एटम को तोड़ेंगे, सॉलिड को गैस में ले जाएंगे, तो संयोग से जो एटम्स मिलेगा वो 1 ही मोल मिलेगा, ना 1.5 मोल मिलेगा, ना 2 मोल मिलेगा, ना 1.25 मोल मिलेगा, ना आधा मोल मिलेगा। तो इसीलिए संयोग से ये दोनों बराबर हो गया। सर बराबर कब नहीं होगा ये चर्चा करें आप तो समझ में आया कि ये बराबर नहीं होता। अब वो चर्चा करना जरूरी है। पेज नंबर 6, मान लो एग्जाम्पल में लेट आयोडीन, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब आयोडीन को के केस को देखें अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से।
आयोडीन सॉलिड है। आप देख ले इसमें क्या होता है सर, ये तो हम लोगों का पढ़ा हुआ है, I2 के बीच वेंडरवाल फोर्सेस। क्या होता है सर, I2 के बीच वेंडरवाल फोर्सेस, बिल्कुल। अब हमने दो प्रोसेस करना है, एक इसका सब्लिमेशन। चलो सब्लिमेशन, जब सब्लिमेशन करोगे तो सॉलिड किस में पहुंचेगा, गैस में। अब क्लियर हो जाएगा कि नहीं, गंगाधर और शक्तिमान अलग अलग है, मतलब लक्षण ही अलग है दोनों का। देखो सब्लिमेशन कराओगे तो किस में पहुंचेगा, सॉलिड, गैस में। तो गैसियस, लेकिन मैटर बदलना नहीं चाहिए, गैसियस आयोडीन मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ, मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स। सब्लिमेशन बोलते हैं कि हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, सब्लिमेशन बोलते हैं हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। बर्फ को आप सॉलिड से सीधा वेपर में ले जा रहे हैं तो फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए, H2O ही जाएगा, तो वो प्रोसेस सब्लिमेशन हुआ। ठीक है, तो हमारा इस सब्लिमेशन करने से I2 का गैसियस मॉलिक्यूल्स आएगा। अभी भी I2 है, लेकिन I2 का गैसियस मॉलिक्यूल्स अलग अलग, आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, लेकिन अब हां, तो इसमें पहले इंथैल्पी की भी बात कर ली जाए। इसका इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, गौर से सोचे। तो ये वेंडरवाल फोर्स को ही ना बेटा ब्रेक करना है या कमजोर करना है, क्योंकि इसी को फ्री करना है। तो आप यहां पर बोलेंगे ये सब्लिमेशन प्रोसेस में होगा क्या, वीकेनिंग ऑफ वेंडरवाल फोर्सेज या ब्रेकिंग ऑफ वेंडरवाल फोर्सेज। इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, वेंडरवाल फोर्स को तोड़े या ब्रेक करे या कमजोर करे। एक्चुअली खत्म नहीं होता वेंडरवाल फोर्स, कमजोर हो जाता। तो ये I2 अलग हो जाएगा। तो कमजोर किया हमने वेंडरवाल फोर्स को। वेंडरवाल फोर्स चूंकि कमजोर फोर्स होते हैं, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू लेस देन 10 किलोजूल पर मोल हो गई, काफी कम। अच्छे से देखें, बहुत कम, क्योंकि वेंडरवाल फोर्स तो कमजोर फोर्स है, हमने कई बार बोला। चीजें साफ तौर पे क्लियर हो जाएंगी। चीजें साफ तौर पे क्लियर हो जाएंगी जब मैं इसका एटोमाइजेशन करवा दूं। अब इस एटोमाइजेशन का प्रोसेस देखिए। एटोमाइजेशन में क्या करना होगा आपको, इस प्रोसेस में क्या करना होगा, ब्रेकिंग ऑफ, ध्यान से वो यहां से करना होगा, यहां से। ठीक है, क्यों क्यों समझा दे रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, ये जो आयोडीन आ गया आपका I2, अब आपको इसका एटोमाइजेशन करना है। अब आपको इसका एटोमाइजेशन करना है। एटोमाइजेशन क्या है बेटा, अच्छे से बने रहे, अच्छे से वीडियो पर बने रहे। एटोमाइजेशन क्या होता है, एटोमाइजेशन इसमें क्या होता है सर, एटोमाइजेशन में हमारा एटम लाना है। तो एटम लाइएगा तो ऐसा लाइएगा, ऐसा लाइएगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स लाने हैं आपको, सही है, ध्यान से सुनेंगे। आइसोलेटेड गैसियस एटम्स लाने हैं आपको। तो इसके लिए हम लोगों को इसके बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तभी तो वो आइसोलेटेड एटम्स आएगा। एटोमाइजेशन प्रोसेस में एटम्स लाना होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए इस बार काफी एनर्जी लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें जो एनर्जी लगेगी डेल्टा H, इसको तोड़ने में, ठीक है, डेल्टा H, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोल लो ना पहले,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल्स टू 156 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? देखो कितना ज्यादा है। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितना हुआ? कितना हुआ? 78 किलो जूल पर मोल। अब सब मामला को क्लियर करना है। एक बार आप पहले नजर दौड़ा ले बोर्ड पे, अच्छे से दौड़ा ले, फिर मैं क्लियर करता हूं। पहले खुद से ट्राई करें, देखिए एक बार समझने की कोशिश करें जो बोर्ड पर लिखी हुई चीजें आप कितना खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, फिर मैं समझाता हूं। मैंने पूरे प्रोसेस को लिख दिया। यहां पे आपके सामने तीन चीजें आई, एक सब्लिमेशन इंथैल्पी, एक एटोमाइजेशन इंथैल्पी और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इन तीनों को आप क्लियर कर ले, तीनों को कनेक्ट करें एक दूसरे से और देख ले। पहले अच्छे से सोच ले, फिर मैं डिस्कस करता हूं चीजों को, लेकिन प्लीज अच्छे से देखें और क्लियर होगा तो एक झटके में सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप समझने की पहले कोशिश करें खुद से, फिर तो मैं हूं ही। अच्छे से नजर डाले प्रोसेस पे। सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन तीन प्रोसेस है। अब जरा समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, देख ले अच्छे से। आ जाइए, देखिए सब्लिमेशन में क्या करना था, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, एटम का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं बदलना है, तो आयोडीन ही रहेगा, बस वो सॉलिड से गैस में चले जाएगा, मॉलिक्यूल वही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में आपको वेंडरवाल फोर्स को कमजोर करना है। वेंडरवाल फोर्स चूंकि कमजोर है तो काफी वैल्यू आपका कम रहेगा। आप बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो हमने वैल्यू भी लिख दिया लेस देन, ठीक है। चलो अब हमने नेक्स्ट बोला कि अब एटोमाइजेशन प्रोसेस को जाना है। तो एटोमाइजेशन प्रोसेस में तो एटम लाना है। एटम लाने के लिए आपको आयोडीन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब जो बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है बीच का, इस बार वेंडरवाल फोर्स है नहीं, और कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तब आपका क्या आएगा, एटम आएगा। सवाल है जब एक मोल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितने मोल मॉलिक्यूल एटम्स निकलेंगे, 2 मोल, क्योंकि फॉर्मूला इज I2। एक मोल को तोड़ोगे तो 2 मोल। एक मोल के बॉन्ड्स को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी है 156 किलो जूल पर मोल, लेकिन एक मोल से 2 मोल एटम्स आएगा। तो हमने क्या बोला, एक मोल एटम लाने में जो एनर्जी लगा तो उसका आधा लगा, क्योंकि आधे मोल को ही तोड़ दें तो मिल जाएगा ना एक मोल एटम्स, हाफ मोल को डिसोसिएट करके। तो एक मोल एटम्स लाने में जो एनर्जी लग रही है उसको आप इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल रहे हैं। तो एक मोल एटम लाने में अपने को 78 लग रहा है, लेकिन ये जो है एक मोल को ब्रेक करने में 156 लगा है। एक मोल को ब्रेक करने में 156 लगा है।
तो बॉन्ड को ब्रेक करने में, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक मोल को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि 156 किलो जूल पर मोल है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो उसका आधा होगा। अगर ये P4 मॉलिक्यूल होता तो वैल्यू यहां जो भी होता वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता एटोमाइजेशन। तो आप फर्क को समझे, एटोमाइजेशन और सब्लिमेशन अलग अलग प्रोसेस है। मेटल के केस में ये सेम हो गया, मेटल के केस में दोस्त ये सेम हो गया। क्यों मेटल के केस में सेम हो गया? क्योंकि मेटल में एक मोल एटम अगर बंधा हुआ है आपका, तो उसको गैस में ले जाने पर एक ही मोल एटम मिलेगा, ना एक ज्यादा ना एक कम। लेकिन वहीं पर अगर कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मामला पूरा का पूरा बदल जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में सब्लिमेशन में मॉलिक्यूल निकल के आएगा, सब्लिमेशन में मॉलिक्यूल निकल के आएगा, जबकि एटोमाइजेशन में एटम निकल के आएगा। तो एटोमाइजेशन में बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुआ? एक मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर से लेट मी रिपीट इट अगेन, एक मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन एक मोल एटम्स लाने में जो एनर्जी हमने खर्च किया उसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो मेटल के क्रिस्टल के केस में दोनों चीजें एक ही हुई, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में ये चीजें अलग हो गई। क्लियर हो गया? अब अच्छे से क्लियर हुआ आपका? ये तीनों डिफरेंसेज ढंग से क्लियर हुआ कि नहीं? सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन और आपका बॉन्ड डिसोसिएशन, तीनों प्रोसेस आपने डिफरेंशिएट अच्छे से किया या नहीं? मेरे को बताएं हां या ना, प्लीज सभी लोग बताएं, सभी लोग। ये प्रोसेस आपका क्लियर हुआ या नहीं? सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन। मेटल के केस में क्यों इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सेम है, ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन वही आयोडीन नॉन मेटल के केस में ये क्यों सेम नहीं था, ये आपका मामला क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज बताएं आप मेरे को। मैं इस पेज को अब बंद कर देता हूं, ऐसे बंद। क्यों? क्योंकि हमने वो स्टार्ट किया था नोट में, नोट, तो नोट अब हमारा यहां पे आके बंद हो गया। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं उस पेज पर, ये पेज पर अच्छे से देखिए प्लीज। अब क्या है? मेटल है। तो मेटल के केस में हमने बोला कि मेटेलिक बॉन्ड सॉलिड मेटल क्रिस्टल में है। अब इससे एमपी-बीपी एटोमाइजेशन में एमपी ही सबसे ज्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि बीपी तो कंसर्न्ड है लिक्विड स्टेट की बॉन्डिंग से, जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। बीपी तो कंसर्न्ड है किससे? लिक्विड स्टेट की बॉन्डिंग से, जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अब एमपी कंप्लीट कंसर्न्ड है सिर्फ और सिर्फ किससे? सॉलिड स्टेट की बॉन्डिंग से। रहा एटोमाइजेशन, मेटल में एटोमाइजेशन भी सॉलिड स्टेट से कंसर्न्ड है, लेकिन उसमें फेज चेंज 2 बार है। तो जब उसका कैलकुलेशन होता तो फेज चेंज अफेक्ट करता है। तो ये भी कंप्लीट मेटेलिक बॉन्ड से डील नहीं कर सकते। मेटेलिक बॉन्ड से सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट को डील कर सकते हैं। इन शॉर्ट समझो, अगर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को आप लेते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, जरूरी नहीं है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मेटल का डिपेंड इस पे कर रहा है कि मेटेलिक बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट में कैसी हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड कर रहा है कि उनके लिक्विड स्टेट में बॉन्डिंग कैसी हो। कितना तो सिंपल है, कितना तो सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होगा? लिक्विड स्टेट में बॉन्डिंग कैसी हो। और मेल्टिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होगा? सॉलिड स्टेट में। तो आपने पढ़ा क्या है पीछे? सॉलिड स्टेट की बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी है, इसीलिए आप एमपी को ही बोले। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है पीरियोडिक टेबल में
सबसे शरीफ, सीधा, सिंपल, मेरे तरह। यही एकमात्र ग्रुप है जहां पर तीनों का ऑर्डर सेम होता है। बाकी कोई ग्रुप नहीं है जहां तीनों प्रॉपर्टी का ऑर्डर सेम होता है, एमपी, बीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी ग्रुप में सारी चीजों का ऑर्डर सेम नहीं होता सिवाय इन तीनों के, सिवाय एल्कली मेटल के। यहां पर तीनों ही चीजें बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट भी रेगुलर ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलर ऊपर, और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी, या इसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल लो, रेगुलर ऊपर। बाकी किसी ग्रुप में ऐसा नहीं होता, किसी भी ग्रुप में नहीं होता। मैं आगे करके दिखा रहा हूं, चलो आ जाओ पेज नंबर 4 नहीं 7, ठीक है। और ये कितना नंबर था एल्कली मेटल वाला? 6 था। चलिए 7। 2A, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा मजाक बना देता लोग इनऑर्गेनिक को। आ जाओ, मेंबर्स लिखता हूं, टफ लेक्चर है थोड़ा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। एस ब्लॉक में किधर मेटेलिक बॉन्ड आपका जाता है? सर ऊपर की तरफ। तो इन जनरल आप सबको समेट लेंगे एमपी, बीपी एंड इंथैल्पी ऑफ, क्योंकि लोगों को आदत होती है एमपी के साथ बीपी बोलने का, पता नहीं लगता जैसे फ्री में मिल रहा है। हा? ऐसे लगता है कि फ्री में मिल रहा है, लोगों के ना एकदम जबान पे चलता है एमपी बीपी। एमपी बोलेगा तो बीपी बोलेगा ही बोलेगा। जैसे कैसे होता अब की बार, तो उसके बाद लोगों की जबान पे वो जुमला सेट हो गया, मोदी सरकार। 15 लाख तो जुमला बन गया, सेंटेंस। वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं हम लोग, राइम्स बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, वो तैयार हो जाता है। क्या 15 लाख खाते में आएंगे? नहीं होता बेटा। तो एमपी तो साथ में आ गया दिमाग में तुरंत बीपी। वॉशिंग पाउडर तो दिमाग में आ जाता है निरमा। कुछ और आता ही नहीं दिमाग में। कभी आया वॉशिंग पाउडर सर्फ एक्सल, वॉशिंग पाउडर एरियल, कभी आया नहीं? वॉशिंग पाउडर तो दिमाग में आ गया निरमा। तो एमपी आ गया दिमाग में बीपी। सीता तो राम, गौरी तो शंकर। आप समझ रहे हैं ना चीजों को। लोटा तो दो डोरी, इनऑर्गेनिक तो दिमाग में आ गया मन्नू। ये सब चीजें कुछ टर्म्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो एक दूसरे के लिए बने हैं। मम्मी तो पापा, तो नानी तो नाना, तो साथ में ये टर्म्स ठीक है, अच्छा लगता है इनऑर्गेनिक के साथ मन्नू भी। लेकिन एमपी और बीपी का ऐसा कोई नाता नहीं है। आप एमपी से बीपी को जुदा करें, नहीं तो सब आपका ट्रेंड गड़बड़ कर देगा। बीपी लिक्विड स्टेट की बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है और एमपी सॉलिड स्टेट की बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। हमने बोला सिर्फ एल्कली मेटल में सब सेम होता है। मैं करके यहां दिखा रहा हूं, देखो एकदम बुखार उतर जाएगा आपका, आप लोगों को जो आदत है। देखो ध्यान से, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैग्नीशियम का कम होता है यार सबसे। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और सबसे कम मैग्नीशियम। ठीक से देखें, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेरिलियम, मैं याद रखता हूं, मैग्नीशियम तो सबका सबसे कम, नीचे फिर ऊपर, नीचे सीधे, फिर ऊपर कैल्शियम, फिर नीचे। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर एकदम बेरिलियम, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम। इस बार वैल्यू कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की वैल्यू सेम होती है। बैरियम का और कैल्शियम का सेम होता है क्या? हाँ, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये वैल्यू एकदम सेम, करीब करीब।
तो आप क्या देख रहे हैं ध्यान से, कितना ऑर्डर में चेंज है। हाँ एक चीज कॉमन है, हाईएस्ट बेरिलियम लोवेस्ट मैग्नीशियम, हाईएस्ट बेरिलियम लोवेस्ट मैग्नीशियम, हाईएस्ट बेरिलियम लोवेस्ट मैग्नीशियम। सर इतना करे क्या, तो हम भी तो कह रहे बेटा मत कीजिए, सिर्फ ये कीजिए, सिर्फ ये कीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस कंक्लूजन, ये नॉट ऑफ यूज, ये हम लोगों के यूज का नहीं है। लेकिन हम लोग ने क्यों इसको देखा यहां पे, आखिर जिक्र क्यों हुआ, जिक्र सिर्फ यह समझाने के लिए आपको हुआ जो एमपी का ऑर्डर है वो बीपी का ऑर्डर नहीं है। देखिए कैल्शियम स्ट्रोंसियम बैरियम, यहां बैरियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम डिफरेंस है। तो आगे से मेटल में सिर्फ एमपी का ऑर्डर करा करे, बीपी का ऑर्डर मेटल में ना लगाएं आप, क्योंकि बीपी को जानने के लिए आपको मेटल के लिक्विड स्टेट की बॉन्डिंग जाननी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मेटल का एमपी आप ऑर्डर हमेशा करें। क्लियर है, हमने आपको पीछे भी समझाया जो चीजें सॉलिड है उसकी मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो चीजें लिक्विड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो गैस है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो आपसे कभी भी इनर्ट या नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा, उनका जब पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। और आपसे कभी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछेगा, जब पूछेगा आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा। क्लियर कर ले चीजों को अच्छे से चीजों को क्लियर कर ले। तो फाइनली आपने क्या देखा, अगर 1A ग्रुप है यहां 2A ग्रुप है, ध्यान से सही है। पहली बात ध्यान से देखते जाइए, मेल्टिंग पॉइंट 1A 2A में किसका ज्यादा, 2A का। ऊपर की तरफ ज्यादा, सबसे कम सर मैग्नीशियम। किधर की तरफ ज्यादा, ऊपर की तरफ ज्यादा। क्लियर है, और इधर राइट ज्यादा। 1A के सारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता, वेरी लो। एक लिथियम छोड़ के जिसका मेल्टिंग पॉइंट 200 के नीचे है, 100 से ज्यादा। लेकिन 2A का जो लोवेस्ट है मैग्नीशियम, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम करीब करीब बराबर होता, थोड़ा सा ज्यादा होता एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 2A के सबसे कम का भी मेल्टिंग पॉइंट 1A के हाईएस्ट से काफी ज्यादा है। तो 1A के मेटल का आप वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बोलते ही हैं। क्लियर हो गया, अच्छे से बढ़िया से क्लियर हुआ आपका 1A से, क्योंकि बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता, हमने पढ़ाया आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, हमने क्लियर किया हुआ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो क्लियर हो गया, 1A से 2A का ज्यादा, 1A में ऊपर के एस ब्लॉक में ऊपर की तरफ ज्यादा, मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। अब क्यों कम होता है उस पर मत जाओ, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करना होगा, बहुत सारी चीजें उसमें बतानी होंगी आपको। तो मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। तो हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जहां जो नीडफुल था किया। आज मैं रिवीजन के तौर पे एक बार लिखता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको कोई डाउट है कि नहीं। रिवीजन पेज एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं ठीक से। क्या रिवीजन करवाऊं भाई, ग्रुप वाइज 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, पॉइंट वाइज। आराम से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, रिवीजन हो रहा आपका। क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन भी चाहे तो लिख सकते। आप बोलेंगे सर ये गैसियस एलिमेंट्स, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एमपी होगा या बॉइलिंग पॉइंट। सर हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट में सर वैन डर वाल फोर्सेस मैटर करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग होने से हमारा सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दैट्स इट। आगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। सर इसमें
एमपीबीपी दोनों कर सकते हैं क्योंकि मिला हुआ चीज है। तो इनका क्या इंपॉर्टेंट है, इनका एमपीबीपी दोनों, लेकिन मॉलिक्यूलर है, इसीलिए नीचे जाने पर इसमें भी सर लॉजिक वही लगेगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से हमारा वेंडरवॉल फोर्स सर स्ट्रांग होगा और एमपीबीपी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? 6A ग्रुप अच्छे से देखते जा, एकदम बढ़िया से क्लियर कर रहा हूं। ऑक्सीजन, मान लो सल्फर S6S8 जो कुछ भी है, सेलेनियम, टेल्यूरियम। अब नीचे जो है ये कोवेलेंट सॉलिड है, और सल्फर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है। तो कुल मिला के सर यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ही डील करो, क्योंकि मोस्टली सॉलिड एलिमेंट है सर, मेल्टिंग पॉइंट ही। और मेल्टिंग पॉइंट सर ऑक्सीजन से नीचे सल्फर, से नीचे सेलेनियम वगैरह वगैरह। क्लियर है? अब सर इधर तो एकदम पक्का धीरे 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 मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इधर तो सॉलिड एलिमेंट्स ही हैं सारे। तो नाइट्रोजन N2 में रहेगा, फास्फोरस P4 में। अब धीरे धीरे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसमें हिसाब किताब क्या रहा, इधर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो कुल मिला के इधर मेल्टिंग पॉइंट ही डील होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहा, सबसे ज्यादा याद करो आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फास्फोरस, और तब नाइट्रोजन। अब बगल में आ जाओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। क्या था, ऊपर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, लेकिन टीन और लेड में किसका कम, टीन का कम। 3A बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऊपर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। देखो सबको एक साथ लिख दिया हमने। गैलियम लो मेल्टिंग सॉलिड सबसे नीचे, इंडियम थैलियम में उल्टा हो गया ऑर्डर, थैलियम का ज्यादा इंडियम से F14 के कारण। और तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, सबसे ज्यादा बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, और सबसे कम गैलियम। इसके बाद आ जाइए 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन सर इसमें मैग्नीशियम सबसे कम। अब आ जाओ 1A लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम। सही है, किधर की तरफ सर, रेगुलर मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ। तो काफी वेरिएशन था, बहुत ज्यादा वेरिएशन था, लेकिन हम लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया। और आप स्क्रीनशॉट भी पैरेलल लेते जाएं, मैं पेज नंबर 1 से करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी आप पैरेलल में लेते जाएं। और बहुत मेहनत से हम लोगों ने चीजों को कंप्लीट किया है। आप को अब अगर डाउट आ रहा है तो वो भी आप पूछते जाएं, मैं डाउट सब क्लियर करवाऊंगा आपका। पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा आपका पेज है जिसपे मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सबका डिस्कस किया है। आप मेरे को पहले ये बताएं, क्या आपका क्लियर है अब ये एस और पी ब्लॉक, फिर मैं डी ब्लॉक की तरफ जाऊं, या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो डाउट आपको पूछना है, फिर मैं डी ब्लॉक की तरफ जाऊंगा। प्लीज सभी लोग बताएं एक बार, प्लीज।
7A में हाँ एमपीबीपी का ऑर्डर वहां सेम होगा। हाँ बेटा वहां सेम होगा। मतलब मेटल में एक एल्कली मेटल है शराफत से चलने वाला ग्रुप, और नॉन मेटल में एक वही हेलोजन वाला ग्रुप है जो थोड़ा शराफत से डील होता है। बाकी सब लोग लिख रहे हैं क्लियर है सर, वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छे से आए, वीडियो पर बने रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक का मामला पूरा क्लियर किया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल पर बातें करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। अब तो ये क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट ही करना है। अगर हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट किया तो मामला उलझ सकता है। ये तो क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट ही डील करना है। बॉइलिंग पॉइंट अगर हमने किया, ये 12th का एरिया आ गया तो वो उलझ सकता है। ये मामला बहुत क्लियर हो गया। अजय, जैसे अब 3D सीरीज मेटल्स हैं, 4D सीरीज मेटल है और 5D सीरीज मेटल है। तो 3 सीरीज में आपका मेटल है। हिसाब किताब यह है कि इसमें नीचे जाने पर हमने आपको बोला कि जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 4s2 3d 1 to 10। इसका क्या लिखोगे बेटा, 5s2 4d, ये 5 है, 5s2 4d 1 to 10, और ये 6s2 4f 14, 5d 1 to 10। ठीक है, सामान्य कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनम में जो नहीं है नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने बोला साइज में ज्यादा का डिफरेंस, तो नीचे जाने पर आपका धीरे धीरे इस बार पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है। पुअरिंग ऑफ शील्डिंग जितना बढ़ते जाएगा हमारा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना बढ़ता है। हमने आपको पढ़ाया हुआ, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो हम लोगों को सर अब याद भी है। अगर आप सामान्य तौर पे लिखना चाहते हैं तो बीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी लिख ले, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि बीपी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पर अब ज्यादा खेल ना करें। आपका मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पर लेके चले, क्योंकि सॉलिड फेज का मेटल्स है। एग्जाम्पल्स की बारी है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ध्यान से देखिए मेल्टिंग पॉइंट को। टिटेनियम से ज्यादा जर्कोनियम से ज्यादा हॉफनियम, वैनेडियम से ज्यादा नियोबियम से ज्यादा टेंटेलम, क्रोमियम से ज्यादा मॉलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन। हमने एग्जाम्पल कराया भी है, 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, 2400 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, साफ दिख रहा है। हमने आपको क्लियर बताया भी है। नीचे और आ जाए, मैग्नीज से ज्यादा टेक्नीशियम से ज्यादा रीनियम, आयरन से ज्यादा रुदेनियम से ज्यादा ऑस्मियम, निकल से ज्यादा पैलेडियम से ज्यादा प्लैटिनम। तो कितना रेगुलर और संस्कारी बच्चा निकला डी ब्लॉक है? लेकिन दो ग्रुप को आपको स्पेशली करना होगा। एक 1b ग्रुप, कॉपर ग्रुप जो होता है, क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं ना इसको, क्वाइन बनता है इनका, या करेंसी मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इन तीनों मेटल को आप लगभग लगभग रोज देखते हैं, रोज छूते हैं, रोज महसूस करते हैं। इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएं। क्या क्या डाउन द ग्रुप है मेल्टिंग पॉइंट? बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से ज्यादा नहीं हो सकता। इन तीनों में सबसे आसानी से सिल्वर पिघलता है, सबसे इजीली सिल्वर मेल्ट होता है, सिल्वर के बाद गोल्ड और तब कॉपर। अगर मैं आपको बोलता कि आप बताइए क्या है, तो आप बेटा सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट गोल्ड का बोल देते। आप खुद को टटोल के देखिए,
अगर मैं आपसे पूछता कि आपको क्या लगता तो आप सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट गोल्ड का बोल देते। गोल्ड मैलेबल है, लेकिन गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट से कम सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ग्रुप और 2b ग्रुप, जिसको आप स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, और हमने पढ़ाया आपको जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर और जिंक सॉलिड है, तो यहां आप कभी बोल ही नहीं सकते मेल्टिंग पॉइंट नीचे बढ़ेगा। नीचे बढ़ता तो लिक्विड नीचे क्यों मिलता भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर है। ये लीजिए, तो सारे ग्रुप में डाउन द ग्रुप वाला मामला फिट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1b और 2b में यह मामला फिट नहीं बैठेगा। 1b में सबसे कम सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड और गोल्ड से ज्यादा कॉपर, और 2b में तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा। तो ध्यान से समझ में आया, 2b में तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड एलिमेंट है। तो आपको इस तरह से हमने ट्रांजिशन मेटल के पीरियड में डिस्कस किया, आप स्क्रीनशॉट भी ले ले, और एस और पी ब्लॉक का तो ग्रुप डिस्कस हुआ, लेकिन ट्रांजिशन मेटल का भी ग्रुप डिस्कस हुआ। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल के पीरियड्स में, जो सबसे खतरनाक, इंपॉर्टेंट और टफ भी एरिया है। लेकिन आज के इस पार्ट में मैं इसको यहीं पे ड्रॉप करता हूं, अगले पार्ट में ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप पार्ट में करूंगा। लेकिन आपको मैं फिर से बोलूंगा, ये वाला जो आपका रिवीजन पेज है, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करें, 4 बार 5 बार इसको प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज हमारा है, कॉम्पिटिटिव पेज है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन का पेज है, हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाता हूं आपके लिए ट्रांजिशन मेटल का पीरियड वाला ट्रेंड, ठीक है, और थोड़ा सा एसपी ब्लॉक का पीरियड भी ट्रेंड उसमें मैं डिस्कस करता हूं। तो आज के लिए बस इजाजत दीजिए। अपने दोस्त, मित्र और हमसफर हमराज हमराही कुमार मन्नू को अगले लेक्चर में बेटा मैं मिलता हूं आप लोगों से ट्रांजिशन मेटल पीरियड के ट्रेंड्स के साथ और भी नए क्वेश्चंस, नई चीजों के साथ। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।